जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक पे चलते हैं, जहां बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की हम चर्चा कर रहे थे और साइकिल की बात कर रहे थे। उससे पहले अगर एक बात करें तो बेटा याद रखना, जिंदगी में हर एक बात जो होती है वो नई होती है, या हम कहें जो बात पहले थी भूल जाओ, क्योंकि हर एक सोच क्या होती है, नई होती है। और नई उमंग के साथ में अगर हम चल रहे हैं तो पुरानी बातों को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको हम साथ लेके चलेंगे ना कहीं दुविधा हमारे साथ में ही खड़ी रहेगी, और वो जो दुविधा है ना कब हमारे लिए एक बड़ा पहाड़ बन जाएगी हमें खुद को नहीं पता चलेगा। इसलिए जब भी शुरुआत करें एक नई सोच के साथ में करें, नई उमंग के साथ में करें, जिससे कि पुरानी चीजें जो हैं वो पीछे छूटती जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा टॉपिक लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन साइकन। साइकन में जनन की बात करेंगे। तो बेटा एक चीज याद रखना, जनन क्यों करते हैं इसके लिए हमने कई बार बातें भी की है आपसे। जनन जो है वो कोई भी जीव जो है अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान क्या उत्पन्न करता है, संतान पैदा करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जनन अलैंगिक प्रकार का होता है और एक जनन प्रकार का होता है। अगर मैं कहूं तो अलैंगिक जो होता है उसे हम एसेक्सुअल कह सकते हैं और लैंगिक को हम सेक्सुअल कह सकते हैं। दोनों के लिए हमें एक सीधी बात पता है कि अलैंगिक के अंतर्गत हमें एक ही जनक से क्या मिलती है, संतान पैदा होती या संतान मिल जाती है। और लैंगिक में क्या होता है, हमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता होती है? दो जनकों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब सीधा सा है बेटा, एक तो क्या चाहिए, नर, और एक क्या चाहिए, मादा। तो आज का हमारा टॉपिक इस सेक्सुअल और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही रहेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट अलैंगिक जनन की बात करता हूं आपके साथ में। और यहां पर हमने एक डायग्राम भी बना रखा है, और सीधा लिख रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा। तो साइकिल की बात कर रहे थे तो हमने सबसे पहले लगाया यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लगा रहे हैं बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा कुछ चीजें याद रखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर हमारे पास बडिंग के द्वारा होगा। किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा, जिसे हम क्या लिखते हैं, मुकुलन लिखते हैं। हिंदी में क्या लिखते हैं? मुकुलन लिखते हैं। और इस मुकुलन में क्या होगा, तो सिंपल सी बात याद रखो कि साइकन जो होता है उसकी आधारी कोशिकाओं में क्या होता है, डिवीजन होता है। और वो आधारी कोशिकाएं जो होती है वो आगे की ओर क्या होती है, विभाजित होती है। और जो सबसे पहले जो कलिका निकलती है उसे हम बड कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास में देखो एक कलिका निकल रही है, ये तो मैन साइकन हो गया। यहां से हमारे पास में क्या निकली, एक कलिका निकली, और इस कलिका को अपन नाम देंगे बेटा बड। क्या नाम देंगे? बड नाम देंगे। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? बड नाम दे रहे हैं। बड को हम क्या लिख रहे हैं, कलिका लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? कलिका लिखेंगे। और ये जो बड है ना धीरे धीरे क्या करती है, ग्रो करती है। धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो यहां पर देखो पहले क्या है, आकार छोटा, अब क्या हो गया है, आकार बड़ा हो गया है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डेवलपिंग बर्ड। क्या लिखूंगा मैं यहां पे? डेवलपिंग बर्ड लिखूंगा। तो ये बर्ड जो है वो क्या हो चुका है, अपने पास में डेवलप हो चुका है। और जब ये एक बड़ा डेवलप बर्ड जो है वो डेवलप हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, तो ये यहां से क्या होता है, कट जाता है। और कटने के बाद में यहां पर ये क्या बन गया, एक न्यू साइकन का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, न्यू साइकन या न्यू स्पंज लिख देंगे यहां पे। एक चीज और याद रखो, अपन हमेशा बात करते हुए आए हैं कि जब बडिंग प्रोसेस होता है या साइकन जो होता है वो कॉलोनी का निर्माण करता है, या कॉलोनी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब कॉलोनी का निर्माण कब होगा, जब एक ही जीव के साथ में दूसरा जीव चिपका हो। एक जीव के साथ में दूसरा जीव चिपका हो। तो देखो
यहां पर आप देखोगे एक फॉर्म ये साइकन का दिख रहा है और एक फॉर्म ये साइकन का दिख रहा है, दो हो गए ना। अब क्या होगा, अगर ये बड जो है टूटे ना, ये बड टूटे ना और इसी के साथ में चिपका रहे, तो ये यहीं पर क्या कर लेगा बेटा, वृद्धि कर लेगा और ये यहाँ पे न्यू साइकन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार बडिंग प्रोसेस के द्वारा हम एक कॉलोनी का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात किसमें होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। लेकिन यहां अगर हमारे पास में एक और उदाहरण की बात करें, वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानते हैं, लेकिन हम लिख दे तो इसको भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे, तो जिसे हम कहेंगे पुनरुद्भवन। क्या लिखेंगे, पुनरुद्भवन, जिसको इंग्लिश में हम लिखते हैं बेटा रीजनरेशन। क्या लिखेंगे बेटा, रीजनरेशन लिखेंगे। तो देखो री का मतलब होता है नया, री का मतलब क्या है, नया, जनरेशन का मतलब क्या है, पीढ़ी। नई पीढ़ी का निर्माण करने वाली प्रोसेस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। तो होता क्या है यहां पर, ये जो पुनरुद्भवन प्रोसेस होता है ये हमारे पास में कौन सी परिस्थितियों में होगा, अनुकूल परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थिति में होगा, अनुकूल परिस्थिति में होगा, फेवरेबल कंडीशंस में होता है। होगा क्या, किसी कारणवश अगर साइकिल टूट जाए, किसी कारणवश साइकिल टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। अब साइकिल अगर टूट रहा है और उसका केंद्रक उसके अंदर है, तो वो केंद्रक आगे जाकर के एक संपूर्ण जीव का क्या करेगा, निर्माण करे। या हम कहें किसी कारणवश साइकिल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अब टुकड़े करने पर साइकिल में अगर केंद्रक है तो वो उस केंद्रक आगे जाकर के एक नया साइकिल बना लेगा। तो हम सिंपल लिखेंगे, केंद्रक आगे चलकर क्या बना लेगा बेटा, नया साइकिल। क्या बनाएगा, नया साइकिल बना लेगा। दूसरी चीज याद रखो, केंद्रक की जरूरत कब पड़ेगी, जब साइकिल को हम छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, साइकिल को छोटे टुकड़ों में काटने पर। ये लो बेटा, ये हमारे पास में पुनरुद्भवन की बात हो गई। सिंपल बात है बेटा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में दूसरा फॉर्म आता है लैंगिक जनन। दूसरा फॉर्म क्या आएगा बेटा, लैंगिक जनन आएगा, जिसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह रहे हैं। और मैंने क्या कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता होगी। लेकिन एक चीज याद रखना यहां पे कि ये जो साइकन है ये उभयलिंगी जंतु होता है। कैसा जंतु होता है, उभयलिंगी। अब जब उभयलिंगी है तो हम सिंपल बात करते हैं, नर व मादा, नर व मादा दोनों किसमें रहते हैं, एक ही जीव में। दोनों कहां रहते हैं, एक ही जीव में रहते हैं। नर भी उसी में है और मादा भी उसी में है। अगर एक लिंगी जीव है तो नर अलग है, मादा भी क्या है, अलग है। तो हमें एक बात पता चल कि नर अलग है और नर भी उसी में है और मादा भी उसी में। एक चीज और याद रखो, इसके अंदर यानी साइकन में स्त्री पूर्वता पाई जाती है, साइकन में स्त्री पूर्वता पाई जाती है। और स्त्री पूर्वता को बेटा हम इंग्लिश में लिखते हैं फेमिनिटी। क्या लिखेंगे, फेमिनिटी लिखते हैं। अर्थात यहां पर शुक्राणु से पहले किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। किसका होगा, अंडाणु का फॉर्मेशन होगा। तो स्त्री पूर्वता में क्या होगा, अंडाणु का फॉर्मेशन पहले होगा, ओव्यूम फॉर्मेशन पहले। किससे बेटा, स्पर्म से। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो यहां पे कि ये बना कौन रहा है, ये ओव्यूम और स्पर्म कौन बना रहा है, जबकि यहां तो कोई सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट नहीं था। तो बेटा समझो एक बात को कि यहां हमने कल एक अमीबीय कोशिका बताई थी। कौन सी कोशिका बताई थी, अमीबोइड कोशिका बताई थी। और यही अमीबोइड कोशिका है जो हमारे पास में किसका फॉर्मेशन करेगी, ओव्यूम का फॉर्मेशन करेगी। और यही अमीबोइड सेल्स जो है वो क्या करेंगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमीबीय कोशिकाओं के अंतर्गत, अमीबोइड सेल्स के अंतर्गत अगर अंडजनन प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, अंडजनन प्रोसेस हो रहा है, तो क्या बनाएगा, ओव्यूम बनाएगा। अगर इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, शुक्र जनन प्रोसेस हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। अब क्या होगा कि ये जो स्पर्म और ओव्यूम है अपनी जगह, तो ओव्यूम वही रह रहा है, लेकिन स्पर्म क्या करेगा, साइकिल से बाहर आ जाएगा और दूसरे साइकिल में चला जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, नाल तंत्र के द्वारा। तो हम लिख देंगे स्पर्म, स्पर्म नाल तंत्र के द्वारा, नाल
तंत्र के द्वारा साइकन में पहुंचता है। कहां पहुंचेगा? साइकन में पहुंचता है। अब हमें यह भी पता है बेटा कि जब नर का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूम जब दोनों मिलते हैं तो क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा। तो इसको हम परिवर्धन में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ रहे हैं? परिवर्धन में पढ़ रहे हैं। तो यहां मैंने एक डायग्राम पहले से बना रखा है बेटा, एक डायग्राम हमने यहां पर पहले से बना रखा है। तो हम डेवलपमेंट की यहां बात करेंगे। तो देखो डेवलपमेंट के लिए हमें एक बात पता है कि हमारे पास में स्पर्म, एक साइड से तो क्या आ रहा है? स्पर्म, दूसरी साइड से क्या आ रहा है बेटा? ओव्यूम, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? जाइगोट। और फिर मैंने एक चीज और बताई होगी आपको कि स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ पद होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है? स्पर्म, फिर क्या है? ओव्यूम, दोनों मिलकर के क्या बनाया अपने पास बेटा? जाइगोट बना दिए। क्या बनाया? जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है? क्लीवेज। इस जाइगोट में क्या होगा? क्लीवेज होगा, यानी विदलन प्रोसेस होगा। अब विदलन प्रोसेस आगे चलकर किस में चला जाएगा? मोरूला में जाएगा। मोरूला आगे जाकर किस में जाएगा बेटा? ब्लास्टुला में जाएगा। और ब्लास्टुला किस में जाएगा बेटा? गैस्ट्रुला में जाएगा। और गैस्ट्रुला हमारे पास में क्या करेगा? एक कंप्लीट शिशु का फॉर्मेशन करेगा, या बेबी साइकन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये अगर हमें पता है तो हमारे पास में डेवलपमेंट क्या है? बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बातें करूं, यहाँ इस पूरे डायग्राम के समझाने की बात करें अपन, तो देखो ये मेरे पास में पहला जो प्रोसेस है इसको मैं क्या लिख रहा हूं? जाइगोट। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? जाइगोट। तो ये किससे बना? तो एक साइड से तो अपने पास में क्या था? अंडा, और एक साइड में क्या था? स्पर्म, दोनों के द्वारा क्या बन गया? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट बन गया। तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी? पहली प्रोसेस जाइगोट कहलाएगी। क्लियर बात है। अब जाइगोट में हमें क्या करना है? विदलन। अब जाइगोट के अंदर विदलन जो होता है ना 4 बार होगा। कितनी बार होगा? 4 बार। और ये जो विदलन है बेटा, ये जो विदलन है कितनी बार होगा? 4 बार। तो 4 बार विदलन हो रहा है ना, तो 4 बार यहां पर कौन सा विभाजन होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। और मैंने सिंपल सी बात बता रखी है कि अगर माइटोसिस प्रोसेस हो रहा है तो अगर एक कोशिका है तो उसको डबल कर दो। तो एक जाइगोट है तो यहां से कोशिका में क्या बनेंगे? 2। तो ये देखो 2 बन गई। ये क्या बन गई? 2। अगर 2 है तो दूसरा विभाजन करेंगे तो कितनी बनेगी? 4। अगर मैं तीसरी बार विभाजन करूंगा तो ये कितनी बनेगी? 8। समझ रहे हो बात को? तो ये इस प्रकार से 8 फॉर्मेशन अपने पास में हो जाएगी। 3 हो गया। अब चौथा करेंगे तो अपन कितनी बनाएंगे? 16 बना देंगे। कितनी बन जाएंगी? 16। तो एक क्लीवेज से हमें कितनी सेल मिलेंगी? 16 सेल स्टेज मिलेंगी। कितनी सेल स्टेज मिलेंगी? 16 सेल स्टेज मिलेंगी। अब ये जो 16 सेल स्टेज है, ये जो 16 सेल स्टेज है, इनसे हमारे पास में ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? ब्लास्टोमियर का। तो ये देखो ब्लास्टोमियर लिखा हुआ है। तो ये जितने भी हमारे पास में फॉर्मेशन बने हुए हैं ये क्या है? ब्लास्टोमियर के। क्या है? ब्लास्टोमियर के। और इन ब्लास्टोमियर्स को मैं क्या कहूंगा बेटा? कोरक खंड। क्या कहूंगा? कोरक खंड कहूंगा। और ये जो कोरक खंड है ये 2 प्रकार में डिवाइड होंगे, यानी कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के। तो मैं ब्लास्टोमियर के 2 टाइप्स की बात करूं तो एक होगा बेटा मैक्रोमियर, एक तो क्या होगा? मैक्रोमियर। और बेटा दूसरा होगा माइक्रोमियर। एक तो क्या हो रहा है? मैक्रोमियर, और दूसरा क्या हो रहा है? माइक्रोमियर। तो मैक्रोमियर भी आ गया और माइक्रोमियर भी आ गया। तो हमने यहां देखा कि एक तो माइक्रोमियर बना दिया और एक हमने क्या बनाया? माइक्रोमियर। तो देखो ये जो माइक्रोमियर होने ना, इनके ऊपर फ्लेजेला पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? फ्लेजेला पाया जाता है, जबकि मैक्रोमियर पे किसी भी प्रकार का फ्लेजेला नहीं पाया जाता। 2 चीजें याद रखना। मैक्रोमियर जो होगा, अगर हम बात करें तो मैक्रोमियर जो होगा हमारे पास में, तो मैक्रोमियर कैसा होगा? नॉन फ्लेजिलेटेड। कैसा होगा? नॉन फ्लेजिलेटेड होगा, किसी भी प्रकार के कसाब नहीं पाए जाएंगे। जबकि माइक्रोमियर जो होगा वो कैसा होगा? फ्लेजिलेटेड होगा, यानी कि यहां पर क्या पाए जाएंगे? फ्लेजिला पाए जाएंगे। यहां तक हमारी बात हो गई। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये जो पूरी प्रोसेस है यह बन गई। अब इस प्रोसेस को देखो मैं ब्लास्टुला कह सकता हूं। क्या यहां तक मैं कह सकता हूं कि तूतक के समान दिखाई दे रहा है और मोरूला कह देंगे? अब इस मोरूला के अंदर एक गुहा बनती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और ब्लास्टोसील वाली संरचना क्या कहलाएगी? ब्लास्टुला। क्या कहलाएगी? ब्लास्टुला। अब ये जो ब्लास्टुला है ना, इसको हम एम्फी ब्लास्टुला भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? एम्फी ब्लास्टुला भी कहते हैं। तो ब्लास्टुला का फॉर्म क्या बन गया? एम्फी ब्लास्टुला। तो ये डी संरचना आ गई। अब ई के अंदर हमारे पास में यहां देखोगे तो कुछ अंतरवलन होते हैं। क्या होंगे? कुछ अंतरवलन होंगे। तो देखो
ये जो ऊपर वाली संरचना है जहां पर हमें क्या दिख रहे हैं, कसाब रूपी संरचनाएं दिख रही है, तो इनको मैं क्या कहूंगा, माइक्रोमियर। नीचे हमारे पास में एज इट इज कोई कसाब नहीं पाया जा रहा है, कोई फ्लैजेला नहीं पाया जा रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, मैक्रोमियर। समझ गए बात को, ये प्रोसेस हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि इनमें इन्विगेशन होता है। क्या होता है, इन्विगेशन होता है, या गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होगा। या तो क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होगा, और या यहां पर क्या होगा, इन्विगेशन। इन्विगेशन को हम बोलते हैं अंतर्वलन। क्या बोलेंगे, अंतर्वलन। अंतर का मतलब अंदर की ओर, इधर बोलेंगे अंदर की ओर। अब अंदर की ओर क्या होगा, ये जो मैक्रोमियर है ये तो कहां चले जाएंगे, ऊपर, और माइक्रोमियर कहां आ जाएंगे, नीचे। तो बेटा ये वाली पोजीशन देखो आप, यहाँ पे अपने पास में मैक्रोमियर तो कहां आ गए, ऊपर, और ये जो माइक्रोमियर थे छोटे वाले जिनमें कसाब था वो कहां आ गए, नीचे। तो देखो मैंने क्या लिखा, नॉन फ्लैजिलेटेड या गैमलर सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स, हो गया। अब ये हमारे पास में गैस्ट्रुलेशन होगा तो गैस्ट्रुला भवन होगा, और यहाँ एक लार्वा बन जाएगा। क्या बनेगा, लार्वा। तो इसको हम क्या कह देंगे, लार्वा। तो ये इसको क्या कह देंगे, एम्फी ब्लास्टुला लार्वा। अब ये जो लार्वा है ना, ये किसी भी आधार से, किसी भी बेस से जाकर के चिपक जाएगा, क्योंकि कैसा जीव है, स्थानबद्ध, तो ये क्या होगा, चिपकेगा, और चिपक करके एक न्यू साइकन का फॉर्म कर लेगा। तो यहां से हम क्या कर ले, एक न्यू साइकन बना देते हैं। ये हमारे पास में क्या बन गया, न्यू साइकन। तो यहां से हमने क्या निकाल दी बेटा, कंटिका। ये हमने क्या बना दिए, ओस्टिया। ये क्या हो जाएगा, ओस्कुलम। तो इस प्रकार एक न्यू साइकन का फॉर्मेशन होता है लैंगिक जनन के दौरान। और लैंगिक जनन में हमें एसेंशियल चीजें क्या है, स्पर्म प्लस ओव्यूम का होना। क्लियर बात है, ये परिवर्तन कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक लेते हैं। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पोरीफेरा। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पोरीफेरा, यानी कि पोरीफेरा का आर्थिक महत्व की बात करें तो बेटा फिर मैं एक ही चीज कहूंगा कि दो चीजें होंगी इकोनॉमिक में। एक हमारे पास में बेनिफिशियल होगा, क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, लाभदायक कहेंगे। और बेनिफिशियल पोरीफेरास के बाद में हम बात करेंगे हार्मफुल की, कि हमारे पास में हानिकारक भी होते हैं। कैसे होंगे, हानिकारक। बात करें कि हानिकारक और लाभदायक में क्या फर्क है, तो सिंपल चीजें याद रखना। अगर हमारे पास में भोजन की बात होती है, फॉर फूड के रूप में बात करें, तो पोरीफेरा को काम में ले सकते हैं, यानी साइकन सेस्पेंस को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई के लिए भी हम क्या किसको काम में लेंगे, पोरीफेरा या स्पंज को लेते हैं। इसके अलावा हम बात करें तीसरे, सजावट के रूप में, सजावट के रूप में भी किसको काम में ले सकते हैं, पोरीफेरा को। यूप्लेक्टेला दिखाया था मैंने आपको, जिसको अपन ने वीनस की टोकरी कहा था। इसके अलावा इनका प्रयोग स्नान के रूप में भी किया जाता है। स्नान के रूप में भी किसको काम में लिया जाता है, पोरीफेरा या स्पंज को काम में लेते हैं, जिसे बाथ स्पंज भी कहते हैं अपन। और हानिकारक के लिए सिंपल बात कहेंगे कि कुछ साइकन्स होते हैं जो विषैले पदार्थों का स्राव करते हैं। क्या करते हैं, विषैले पदार्थों का स्राव करते हैं या रास्ते में छोड़ देते हैं, जिससे कोई भी जीव इनके संपर्क में अगर आता है तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट पोरीफेरा की क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यह हमारा पोरीफेरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या रहेगा उसकी बातें बाद में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को फैला दो, लोगों तक भिजवा दो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, चैनल को शेयर कर दिया करो। नया है तो कोई सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। या कंप्लीट चीजें मिलेंगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। तब तक के लिए आप सभी लोग मुस्कुराते रहो जीवन में।